बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। मेरा नाम है कीर्ति। आज हम बात करने वाले हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में, जो कि आपके अपकमिंग एनवीएस, सीएचओ, ओएसएससी जो उड़ीसा में एग्ज़ाम है, डीएमईआर हरियाणा के लिए भी पेपर है, एम्स पटना में पेपर है, एनएचएम कर्नाटक के लिए भी पेपर है, एंड अभी रिसेंट में जो अलग अलग स्टेट में एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं तो ये क्वेश्चन उन सभी एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल रहेंगे। गुजरात में भी पेपर होने वाला है। एंड वन मोर थिंग, हमारी ऑफिशियल ऐप आ गई है, तो प्लीज़ जाके प्ले स्टोर से आप लोग उसको डाउनलोड कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी आपको। उस ऐप में आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। देन आफ्टर हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इस क्लास ऑफिशियल ऐप यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मेडिकल एंड नर्सेस सब। तो इस ऐप में आपके लिए अच्छे अच्छे फीचर्स रखे गए हैं। इसमें आपके लिए चैलेंजिंग क्विज भी रखा गया है। यहाँ पर ओनली इमेज शो हो रही है। आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको अभी रिसेंट में 5 से 6 क्विज हैं जो अपडेट कर दिए गए हैं। एंड यहाँ पर एक अच्छी बात ये रहने वाली है कि आपको सभी ऑल ओवर इंडिया जितने भी पेपर होते हैं आप वो सभी पेपर यहाँ पर ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर सभी आंसर कीज अवेलेबल होंगी आपके लिए। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें है कि आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन भी दिया गया है कि इनकेस आप पीडीएफ किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की पीडीएफ परचेस नहीं करना चाहते हैं, बट यदि आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप यदि लेते हैं 499 में, जिसमें आपको 83 रुपीज़ पर मंथ पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको जो पीडीएफ यहाँ पर शॉप में चाहे वो इवन 200 से 300 पीडीएफ भी रखी जाएंगी, वो सभी पीडीएफ आपके लिए 6 महीने तक आप उन पीडीएफ को पढ़ पाएंगे, डाउनलोड कर पाएंगे, प्रिंट आउट ले पाएंगे। ऐसे ही सेम 12 मंथ वाले में रहेगा कि आप यदि 899 रुपये पे करते हैं तो आपको पूरे साल तक जितने भी पेपर होंगे, जो भी सीरीज़ होंगी, मॉडल पेपर होंगे, आंसर कीज होंगी, वो सभी अवेलेबल रहेंगे। आप उन सभी को डाउनलोड करेंगे एंड प्रिंट आउट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। एंड यहाँ पर 1 मंथ एक्सेस भी दिया गया है 199 में। तो इसमें आपके लिए ओनली रीड एक्सेस दिया जाएगा कि आप यदि सब्सक्रिप्शन लेते हैं 1 मंथ का 199 में, तो आपको सभी पीडीएफ ओनली रीड करने बस दी जाएंगी, डाउनलोड आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप जो भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। एंड यहाँ पर पेपर परचेस करना चाहते हैं वो ले सकते हैं। सभी पेपर यहाँ पर अपडेट किए जाएंगे, चाहे वो अभी से 10 साल पहले भी क्यों ना हुए हों। तो आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए एंड देन आफ्टर आप अपने रिव्यू, जो भी कमेंट्स हो, वो सभी आप लोग इस ऐप में दे सकते हैं। और अच्छी बातें रहेगी इस ऐप की कि आपके जो भी रिव्यू रहेंगे, कमेंट रहेंगे, और जो भी पेपर्स आपको परचेस करने हों या फिर नहीं लेना है, तो आप सभी चीज़ें यहाँ पर, यदि ऐप में आपको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो आप डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाता है, वहाँ से। एंड देन यदि इनकेस आपकी पेमेंट डिडक्ट हो जाती है, आपको पीडीएफ डाउनलोड नहीं होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो आप तुरंत मुझे मैसेज कीजिए एज सुन एज पॉसिबल। आपकी प्रॉब्लम है जो सॉल्व की लिए कि ऐप में क्या क्या फीचर्स हैं, आपको हर एक चीज़ें अवेलेबल रहेंगी वहाँ पर। प्लीज़ ऐप को डाउनलोड कीजिए, अपने रिव्यू दीजिए एंड सब्सक्रिप्शन जो भी लेना चाहते हैं वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्रोनिक डायरिया इज कॉज्ड बाय। तो क्रोनिक डायरिया किसके कारण होगा? ऑप्शन में है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स, या फिर कैंडिडा एल्बिकेंस और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। तो जो भी क्रोनिक डायरिया होता है जनरली किसके कारण होता है? तो क्रोनिक लॉन्ग टाइम तक जो डायरिया होता है जनरली होता है पैरासाइट्स के कारण। या तो ये टेप वॉर्म हो सकते हैं या फिर कुछ भी वॉर्म हो सकते हैं, हेलमिंथिक इन्फेक्शन हो सकता है। लॉन्ग टर्म तक डायरिया होता है किसके कारण होता है? इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स के कारण। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? बी। एंड यहाँ पर डायरिया की जो स्टेज होती हैं वो जनरली एग्जाम्स में आती हैं कि कौन सा डायरिया माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर कैटेगरी में आएगा। उनके साइन भी आपको ऑलरेडी बता दिए गए, बट फिर से आपको एक बार की कैटेगरी है, तो उसमें डायरिया की कैटेगरी में जनरली डिहाइड्रेशन के क्वेश्चन बनते हैं। सीवियर, सम डिहाइड्रेशन, या फिर नो डिहाइड्रेशन, या फिर हम ये कह सकते हैं माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। तो यहाँ पर जब हमने देखा कि क्रोनिक डायरिया का कॉज क्या है, मेनली इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स, यदि लॉन्ग टर्म तक होता है तो पैरासाइट्स के कारण। जब यदि सीवियर डिहाइड्रेशन की सिचुएशन आती है तो 2 या 2 से ज़्यादा साइन है देखने को मिलेंगे। तो उनमें जो 2 और मोर साइन होते हैं वो कौन कौन से? लिथार्जिक और अनकॉन्शियसनेस, सनकेनाइज, अनेबल टू ड्रिंक और ड्रिंक पुअरली,
स्किन पिंच गोज बैक वेरी स्लोली मोर देन 2 सेकेंड्स। तो यदि आपने स्किन पिंच की और वो वापस रिवर्ट नहीं हो पाती है 2 या 2 से ज़्यादा सेकेंड तक, दैट मीन सीवियर डिहाइड्रेशन की सिचुएशन है। और जो माइल्ड डिहाइड्रेशन होगा उसमें आपको 2 और मोर ऑफ द फॉलोइंग साइंस देखने को मिलेंगे। तो इरिटेबिलिटी होगी, रेस्टलेसनेस होगा, सनकन आइज भी होगा और बहुत ही फास्ट ईगरली, मतलब कि यदि थोड़ा डिहाइड्रेशन होगा आपको तो बहुत ईगरली आप है जो पानी पिएंगे, थर्स्टी रहेंगे। स्किन पिंच गोज बैक स्लोली बट लेस देन 2 सेकेंड से भी कम में। और यदि डिहाइड्रेशन नहीं है तो इनमें से कोई से भी साइन देखने को नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स बी एन अर्ली इंडिकेटर ऑफ हाइपॉक्सिया एंड अनकॉन्शियस पेशेंट। तो यदि कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है, हाइपॉक्सिया की सिचुएशन है, तो फर्स्ट साइन क्या होगा हाइपॉक्सिया के, अर्ली साइन है जो क्या होंगे अनकॉन्शियस पेशेंट में। ऑप्शन में साइनोसिस, डिक्रीज्ड रेस्पिरेशन, रेस्टलेसनेस या फिर हाइपोटेंशन। तो 2 तरीके के साइन पूछे जाते हैं कभी कभी। एक तो अर्ली, दैट मीन्स कुछ प्रॉब्लम हुई हो तुरंत क्या साइन होंगे, और थोड़े कुछ होंगे डिले या फिर लेट इंडिकेटर, जिनको हम कहेंगे लेट इंडिकेटर साइन। तो अर्ली इंडिकेटर साइन हाइपॉक्सिया में पूछा है। अर्ली में क्या होगा रेस्टलेसनेस। यदि लेट में पूछते कि थोड़ा ज़्यादा बहुत देर हो गई है हाइपॉक्सिया हुए तो क्या साइन देखने को मिलेंगे, तब होता साइनोसिस, बॉडी में है जो ब्लूइश डिस्कलरेशन टाइप की बॉडी आपको देखने को मिलेगी। बट यहाँ पर अर्ली पूछा है तो रेस्टलेसनेस, और यदि लेट इंडिकेटर पूछते हैं हाइपॉक्सिया में अनकॉन्शियस या फिर कॉन्शियस पेशेंट दोनों में ही बात हो रही है, अनकॉन्शियस पूछा है तब भी रेस्टलेसनेस, और कॉन्शियस में पूछते तब भी रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगी अर्ली इंडिकेटर में हाइपॉक्सिया में। बट यदि लेट इंडिकेटर पूछते तब हम कहते साइनोसिस। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा रेस्टलेसनेस, एंड साइनोसिस इज लेट इंडिकेटर ऑफ हाइपॉक्सिया इन कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस क्लाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विच ऑफ द साइन एंड सिम्टम्स वुड बी एन अर्ली इंडिकेशन दैट द पेशेंट सीरम पोटेशियम लेवल इज बिलो यूजुअल। तो कौन सी साइन सिम्टम है यहाँ पर शो करेंगे कि जो पेशेंट का सीरम पोटेशियम लेवल है क्या हो रहा है, जो नॉर्मल होना चाहिए उससे भी कम हो रहा है। ऑप्शन में है स्टिकी म्यूकस मेम्ब्रेन, डायरिया, मसल वीकनेस इन द लेग्स या फिर टिंगलिंग इन द फिंगर्स। तो जो सीरम पोटेशियम लेवल है क्या हो रहा है यूजुअल से भी कम है, मतलब कि पोटेशियम का लेवल कम है बॉडी में, तो कौन से साइन है जो देखने को मिलेंगे। ऑप्शन में था स्टिकी म्यूकस मेम्ब्रेन, डायरिया या फिर मसल वीकनेस इन द लेग, टिंगलिंग्स। जो नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल होता है वो होता है 3.6 to 5.2 मिलीमोल्स पर लीटर, mmol पर लीटर। यदि यही जो कम हो जाता है 3.6 से कम होता है तब आपकी मसल्स में आपको क्रैम्प टाइप से फील होंगे, लेग पेन होगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा सी, मसल्स वीकनेस इन द लेग्स। तो सीरम पोटेशियम लेवल कितना होता है नॉर्मल 3.6 to 5.2 mmol पर लीटर, एंड यदि इससे कम होता है तो आपको मसल वीकनेस होगी, फटीग होगी, एंड नमनेस फील होगी, स्टिफनेस फील होगी, हार्ट पाल्पिटेशन होगा, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होगी, एंड ब्लड प्रेशर में है जो फ्लक्चुएशन भी देखने को मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हम जाएंगे तो मसल वीकनेस है जो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज द नर्स इवालुएट्स द एडिक्वेसी ऑफ द न्यूनेट्स ऑक्सीजन बाय मॉनिटरिंग। तो यदि किसी बच्चे में आप ऑक्सीजन मॉनिटर करते हैं तो एडिक्वेसी किस तरीके से पता चलेगी कि सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है न्यूनेट में या नहीं। ऑप्शन में साइनोसिस ऑफ हैंड एंड फीट, पल्स रेट कंटिन्यूसली, आर्ट्रियल ब्लड गैस या फिर द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन रिसीव्ड। तो जो सबसे अच्छी यहाँ पर मेथड होगी जिससे हम पता कर सकते हैं कि बेबी में प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है या नहीं, होगा ABG एनालिसिस, आर्ट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस। नेक्स्ट इज अ पेशेंट रिसीविंग अमीनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक्स नीड टू अंडरगो विच इन्वेस्टिगेशन पॉजिटिवली। तो यहाँ पर यदि कोई पर्सन अमीनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक लेता है किसी भी इन्फेक्शन के लिए तो उसके कौन से इन्वेस्टिगेशन है जो हमें प्रॉपरली करवाना होंगे। ऑप्शन में सीरम सोडियम, सीरम पोटेशियम, रेड ब्लड सेल काउंट या फिर सीरम क्रिएटिनिन। तो अमीनोग्लाइकोसाइड्स जो एंटीबायोटिक यदि कोई पर्सन लेता है तो हम बहुत ही थ्रोली कौन सा है जो एग्जामिनेशन करवाएंगे, तो वो होगा यहाँ पर सीरम क्रिएटिनिन। क्यों? क्योंकि जो अमीनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक्स होते हैं इसके एग्जाम्पल भी हैं जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, अमीकासिन,
स्ट्रेप्टोमाइसिन, न्यूमाइसिन एंड पैरामाइसिन। तो ये बेसिक जो एग्जाम्पल है इसके अमीनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक के। तो जिस भी पर्सन को अमीनोग्लाइकोसाइड्स दी जाती है उनका सीरम क्रिएटिनिन लेवल चेक किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो अमीनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक होते हैं ये GFR जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है उसको कम करते हैं, जो नॉर्मल होती है 125 ml पर मिनट, उसको कम करते हैं। एंड देन किडनी को भी हार्म पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए अमीनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक जब दी जाती हैं तो सीरम क्रिएटिनिन वैल्यू है जो बहुत ही प्रॉपरली चेक की जाती है। नेक्स्ट इज द रूल ऑफ 9 इन पेशेंट विद बर्न्स हेल्प टू असिस। तो रूल ऑफ 9 है जो कि बर्न पेशेंट में यूज़ किया जाता है, क्या असिस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन में है द अमाउंट ऑफ बॉडी सरफेस बर्न, रिहेबिलिटेशन नीड्स, वेंटिलेटरी असिस्टेंट नीड्स, या फिर टाइप ऑफ इंट्रावीनस इन्फ्यूजन रिक्वायर्ड। रूल ऑफ 9 बर्न पेशेंट में, सीवियर बर्न पेशेंट में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर कितना बॉडी सरफेस एरिया है जो बर्न हुआ है उसको असिस्ट करने के लिए रूल ऑफ 9 यूज़ होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा द अमाउंट ऑफ बॉडी सरफेस बर्न। तो यहाँ पर ये देखिए आप अब दो इमेज दी हुई हैं, एक में एंटीरियर और दूसरे में पोस्टीरियर है जो दिखाया जा रहा है पूरा। तो अमाउंट ऑफ बॉडी सरफेस बर्न एरिया हमने जिसमें सीवियर बर्न में जो रूल ऑफ 9 यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग जो बर्न एरिया है वो किस तरीके से कैलकुलेट किया गया है। तो 9% अपर बैक एंड लोअर साइड 9%। तो यहाँ पर टोटल फ्रंट एंड बैक दोनों को मिला के यदि कैलकुलेट करते हैं हम, क्या किया जाता है पूरे बॉडी सरफेस एरिया कितना परसेंटेज बर्न हुआ है वो यहाँ पर असिस्ट किया जाएगा। रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हेड एंड नेक, यदि अपर नेक के यहाँ से पूरा पार्ट बर्न हुआ है तो 9%। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर शोल्डर, आर्म्स, फोर आर्म्स एंड हैंड्स दोनों हाथों को मिला के 4.5%। दोनों अपर लिम्ब को मिला के कितना कैलकुलेट किया जाता है 9%। तो यहाँ पर जो दोनों की बात होती है एंटीरियर पोस्टीरियर साइड में तो 18%। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ट्रंक, एंटीरियर ट्रंक और पोस्टीरियर ट्रंक इन दोनों में कितना होता है 36%, 18 दोनों साइड का। एंड पेरिनियम एरिया, मेनली एग्जाम में आपको पेरिनियम एरिया हमेशा आता है तो 1% ही यहाँ पर काउंट किया जाता है। फिर बात आती है एंटीरियर पोस्टीरियर, थाई, लेग्स एंड फीट दोनों को मिला के 36% है जो काउंटिंग की जाती है। तो यहाँ पर 3 इमेज दी हुई हैं, एक इमेज ओनली एंटीरियर एरिया दिखा रही है, दूसरी पोस्टीरियर दिखा रही है और एक इमेज में पूरी चीज़ें हैं जो दिखाई जा रही हैं। अब बात की जाती है यहाँ पर रूल ऑफ 9 तो हमने सभी को याद भी है, बट यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ होता है किसके लिए, फ्लूइड रिस्टोर करने के लिए, फ्लूइड ट्रांसफ्यूज करने के लिए फार्मूला यूज़ होता है। तो जनरली जो फार्मूला यूज़ किया जाता है वो होता है पार्कलैंड फार्मूला। पार्कलैंड फार्मूला एग्जाम में आता है। तो इसमें क्या किया जाता है, जो रिंगल लैक्टेट यदि एडमिनिस्टर किया जाना है तो किस तरीके से होगा, 4 ml इंटू बॉडी मतलब कितने परसेंटेज बॉडी सरफेस एरिया बर्न हुआ है इंटू वेट इन किलोग्राम्स। एंड देन इसको हाफ फर्स्ट 8 आवर में हाफ एडमिनिस्टर करना है एंड नेक्स्ट 16 आवर में हाफ एडमिनिस्टर करना है। तो ये पार्कलैंड का फॉर्मूला है। नेक्स्ट इज कैटगट इज मेड फ्रॉम इंटेस्टाइन ऑफ। तो जो कैटगट सूचर्स होते हैं किसकी इंटेस्टाइन से बने हुए होते हैं, डोमेस्टिक कैट से, वाइल्ड कैट से, सीप से या फिर हॉर्स से। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। जो कैटगट सूचर होते हैं, जो सीप की गट होती हैं, इंटेस्टाइन्स होती हैं, उनसे इनको बनाया जाता है। बहुत लंबी प्रोसेस की जाती है, देन आफ्टर सूचर्स बनाए जाते हैं। तो जो सर्जिकल जो कैटगट सूचर क्या है, एक सर्जिकल टाइप के सूचर हैं जो बॉडी में अपने आप डिग्रेडेट हो जाते हैं, मतलब कि इनको अलग से है जो काटा नहीं जाता है, आफ्टर दैट सूचरिंग अपने आप बॉडी में डिग्रेडेट हो जाएंगे। एंड इसमें जो पूरा एब्जॉर्प्शन टाइम लगता है, एब्जॉर्ब हो जाते हैं अपने आप, तो कितने दिन में, 90 डेज में। एंड इनकी 90 डेज के बाद बात की जाए तो टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है, 90 डेज, बट इस 7 दिनों के अंदर ही अपने आप बॉडी में एब्जॉर्ब होना स्टार्ट होते हैं। बट यदि कंप्लीट पूछते हैं तो 90 डेज में, 90 दिनों में। तो यहाँ पर यदि कैटगट सूचर पूछते हैं किससे बनते हैं, तो ये बनते हैं सीप से। नाउअडेज बहुत यूज़ किए जाते हैं क्योंकि ये अपने आप बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इनको अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सीप की इंटेस्टाइन से, ये चीज़ याद रखना है आपको। नेक्स्ट इज A nurse performed the assessment of patient posted for cesarean section delivery
विच असेसमेंट वुड इंडिकेट द नीड टू कॉन्टैक्ट द डॉक्टर। तो यहाँ पर एक नर्स है, सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी होनी है किसी पेशेंट की, तो यहाँ पर उसने असेसमेंट किया, देन आफ्टर उसने ऐसी क्या चीज़ फाइंड आउट की कि वो डॉक्टर को तुरंत इन्फॉर्म करेगी। ऑप्शन में है हीमोग्लोबिन ऑफ 11 ग्राम, फीटल हार्ट रेट 180 बीट्स पर मिनट, मैटरनल पल्स ऑफ 84 बीट्स पर मिनट, वाइट ब्लड सेल्स ऑफ 12,000 mm3। तो यहाँ पर कितना होगा जो सिजेरियन सेक्शन में यदि कोई भी एबनॉर्मलिटी देखने को मिल रही है, तो हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, यहाँ पर मैटरनल पल्स भी नॉर्मल है, WBC काउंट भी नॉर्मल है। यहाँ पर जो बेबी की हार्ट रेट है, फीटल हार्ट रेट कितनी है, 180 बीट्स पर मिनट है। दैट मीन्स बेबी को क्या सिचुएशन डेवलप हो रही है, टैकी अरिथमिया। जो टर्म यूज़ किया जाता है यहाँ पर वो क्या होता है, टैकी अरिथमिया। नॉर्मली बेबी की पल्स रेट कितनी होती है, 120 to 160 तक जाती है, 5 या 10 है जो ऊपर नीचे हो जाते हैं। बट यहाँ पर जब ये 180 to 200 बीट पर मिनट तक जाती है तब इसको टर्म यूज़ किया जाता है टैकी अरिथमिया, फीटल टैकी अरिथमिया। और इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है, बट यहाँ पर ऐसे केस में आप तुरंत है जो डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट इज अ पेशेंट इज सस्पेक्टेड टू हैव हेपेटाइटिस, विच डायग्नोस्टिक टेस्ट विल कन्फर्म द डायग्नोसिस। तो यदि किसी पर्सन को हेपेटाइटिस है, सस्पेक्ट है, उसको लगता है कि उसको हेपेटाइटिस हुआ है, तो कौन सा टेस्ट है जो कंफर्म करेगा कि आपको हेपेटाइटिस है या नहीं। ऑप्शन में एलिवेटेड हीमोग्लोबिन लेवल, एलिवेटेड सीरम बिलिरुबिन लेवल, एलिवेटेड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल या फिर डिक्रीज्ड एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो यहाँ पर कौन सा टेस्ट है जो कंफर्म करेगा कि आपके लिए जो प्रॉब्लम हुई है हेपेटाइटिस की वो कंफर्म है या नहीं, तो वो होगा सीरम बिलिरुबिन लेवल। हेपेटाइटिस में क्या अफेक्ट होता है, लिवर, लिवर का इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन, ये फिर इसके अलग अलग टाइप हो जाते हैं। तो इसमें बिलिरुबिन का लेवल क्या हो जाएगा, सीरम में, ब्लड में बढ़ जाएगा, क्योंकि पूरा जो बिलिरुबिन लेवल है, जो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हुआ है वो कहाँ इकट्ठी होती जा रही है, लिवर में, इसके कारण ये लेवल बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बी, एलिवेटेड सीरम बिलिरुबिन लेवल। नेक्स्ट इज फ्यूमिगेशन विथ फॉर्मेलिन वेपर इज कॉमनली यूज्ड टू स्टरलाइज एंड डिसइंफेक्ट। तो फ्यूमिगेशन किया जाता है फॉर्मेलिन वेपर से, तो स्टरलाइज और डिसइंफेक्टेंट के लिए कहाँ पर होता है, ऑपरेशन रूम में, ओटी में, स्क्रबिंग रूम में, नर्सिंग रूम में या फिर स्टरलाइजेशन रूम में। तो फ्यूमिगेशन सभी को पता है कि ओटी में जो ऑपरेशन थिएटर होते हैं वहाँ पर इस मशीन के थ्रू किया जाता है। और यहाँ पर क्वेश्चन में है कि फॉर्मेलिन वेपर जो गैस यूज होती है जनरली, फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ की जाती है, तो यहाँ पर फॉर्मेलिन वेपर को यूज़ किया गया है ओटी को फ्यूमिगेट करने के लिए। नेक्स्ट इज एन ऑटोक्लेव इज यूज्ड फॉर। तो ऑटोक्लेव किसके लिए यूज़ किया जाता है, ऑप्शन में है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, केमिकल स्टरलाइजेशन या फिर गैसियस स्टरलाइजेशन। तो यहाँ पर जो ऑटोक्लेव है किसके लिए यूज़ होता है, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के लिए ये यूज़ किया जाता है। ऑटोक्लेव जनरली हॉस्पिटल्स में यूज़ किया जाता है किसको, जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं या फिर कुछ ऐसी थिंग्स होती हैं जिनको ओनली ऑटोक्लेविंग मशीन से स्टरलाइज किया जा सकता है। तो इसका टेम्परेचर एग्जाम में आता है, यदि फ़ारेनहीट में पूछते हैं तो 250 डिग्री फ़ारेनहीट, सेल्सियस में पूछते हैं तो 121 डिग्री सेल्सियस, और यदि ड्यूरेशन पूछते हैं तो ये डिपेंड करता है कि क्या चीज़ आप स्टरलाइज कर रहे हैं, बट जो बेसिक होता है वो होता है 15 से 20 मिनट तक का। तो यहाँ पर आपको यदि टेम्परेचर पूछते हैं तो 121 डिग्री सेल्सियस सेल्सियस में और फ़ारेनहीट में 250, पाउंड में पूछते हैं तो 15 पाउंड पर स्क्वायर इंच। जो चैम्बर में फिर आप क्या आइटम स्टरलाइज करते हैं वो ड्यूरेशन उस पर डिपेंड करता है, बट मेनली ड्यूरेशन होता है तो 15 to 20 मिनट तक ही रखा जाता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ दी फॉलोइंग सूचर मटेरियल कैन बी ऑटोक्लेव्ड फॉर स्टरलाइजेशन। तो अभी हमने जो कैटगेट सूचर पढ़े किससे बने, सीप से। अब कौन से मटेरियल सूचर्स हैं जिनको हम ऑटोक्लेविंग मशीन में स्टरलाइज कर सकते हैं, ऑप्शन में सिल्क एंड लिनिन, कैटगट एंड पॉलीग्लैक्टिन, पीडीएस पॉलिएस्टर, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड एंड कोलेजन। तो यहाँ पर हीट होता है जनरली ऑटोक्लेविंग मशीन में, तो आप ऐसे ना तो कैटगट को, यहाँ पर पॉलिएस्टर को या फिर पॉलीग्लाइकोलिक एसिड और कोलेजन को, इनको स्टरलाइज नहीं कर सकते हैं। बट जिनको हम कर सकते हैं वो होंगे सिल्क एंड लिनिन सूचर मटेरियल।
कौन कौन से सिल्क एंड लिनन सूचर मटेरियल को हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर स्टरलाइज कर सकते हैं ऑटोक्लेविंग के द्वारा। और कुछ जो और सूचर्स होते हैं हम उनको प्रोविडीन आयोडीन 10% सोल्यूशन से या फिर स्टेराइल सलाइन से और वाटर से स्टरलाइज कर सकते हैं। एंड कुछ गैसियस स्टरलाइजेशन कर सकते हैं, बट कुछ और मेथड होती हैं तो वो होती हैं ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग में सिल्क एंड लिनन सूचर्स को ही हम स्टरलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट लेटरल पोजीशन इज यूज्ड फॉर ऑपरेशन ऑन। लेटरल पोजीशन किस टाइप के ऑपरेशन के लिए यूज़ की जाती है? ऑप्शन में किडनी, गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स या फिर ऑल ऑफ दीज। लेटरल पोजीशन यूज़ की जाती है जनरली किडनी यूज़ की जाती है। लेटरल पोजीशन कौन से ऑपरेशन के लिए? किडनी के लिए, थोरैक्स के लिए, रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस के लिए या फिर हिप सर्जरी के लिए। या तो लेफ्ट साइड यदि ऑपरेशन होना है तो लेफ्ट साइड, राइट साइड होना है तो राइट साइड है जो लेटरल पोजीशन यूज़ की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वेयर इज ऑक्सीटोसिन सिंथेसाइज्ड? तो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है इसका सिंथेसाइजेशन कहाँ पर होता है? ऑप्शन में है पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस, पैरा एक्सियल न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस या फिर हाइपोफिजियल पोर्टल प्लेक्सिस, हाइपोथैलेमस एपिफिजियल प्लेक्सिस। तो ऑक्सीटोसिन का सिंथेसाइजेशन कहाँ पर होता है? तो ये होता है पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस में इसका सिंथेसाइजेशन होता है। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर ए। क्वेश्चन आरआरबी के एग्जाम में आया था। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हाट इज द नेम ऑफ द मसल दैट एक्सटेंड फ्रॉम द स्फेनॉइड बोन टू द मैंडिबल? तो स्फेनॉइड बोन से लेके जो स्फेनॉइड बोन है मैंडिबल बोन के यहाँ पर एक्सटेंशन इनका होगा। कौन सी मसल यहाँ पर प्रेजेंट होगी? टेरेगॉइड, मेजेटर, स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड या फिर ट्रेपेजियस। तो जो मसल यहाँ पर होगी वो होगी टेरेगॉइड प्लेट जिसको हम कहते हैं, वो यहाँ पर प्रेजेंट होगी जिसके पास में स्फेनॉइड और मैंडिबल बोन का एक्सटेंशन होगा, एक्सटेंड होंगी ये दोनों बोन्स। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर टेरेगॉइड प्लेट कहेंगे या फिर हम इसको टेरेगॉइड मसल्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इज विच डिसीज इज द डिमेंशिया एसोसिएटेड विद असिमेट्रिक एट्रोफी ऑफ द फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब्स? तो यहाँ पर कौन सी डिमेंशिया से रिलेट करती हुई डिसीज़ है जिसमें फ्रंटल और टेम्पोरल लोब हैं जो अफेक्ट होंगे, असिमेट्रिक एट्रोफी देखने को मिलेगी? ऑप्शन में वेस्कुलर डिसीज़, हंटिंगटन्स, जैकॉब्स या फिर पिक्स डिसीज़। तो यहाँ पर जितनी भी डिसीज़ दी हुई हैं इन सभी में लोब्स ही अफेक्ट होते हैं ब्रेन के, बट यहाँ पर डिमेंशिया एसोसिएटेड है और फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब्स भी कहा है तो है पिक्स डिसीज़। कौन सी डिसीज़? पिक्स डिसीज़, जिसको फ्रंटो टेम्पोरल डेमेंशिया के नाम से भी जाना जाता है या फिर फ्रंटो टेम्पोरल लोबर डिजनरेशन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक डिमेंशिया ही है अल्जाइमर के जैसा बट बहुत कॉमन। इसमें पर्सन के जो इमोशन पर कंट्रोल है, बिहेवियर, पर्सनालिटी, लैंग्वेजेस सभी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। आज के लिए आपको एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डेथ इन वुमेन विथ कैंसर ऑफ सर्विक्सिस। तो कैंसर ऑफ सर्विक्स के कारण वुमेन की डेथ होती है तो कौन सा है जो मोस्ट कॉमन कॉज है? सेप्टिसीमिया, रीनल फेलियर, हेमरेज या फिर कैचेक्सिया। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। वन मोर थिंग, ऐप को डाउनलोड करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।